हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिज़िक्स का नया चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ग्रेविटेशन क्या होता है बेसिकली। ग्रेविटेशन को हम कहते हैं जो अट्रैक्टिंग पावर होती है, वो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकती है। कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अर्थ भी हमें या कोई ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, उसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, जो खींचने की अर्थ की जो पावर है या अर्थ की जो शक्ति है, आप कह सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अर्थ खींचती है, या दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारा आएगा इसमें ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने दिया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं इसको। सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले अब इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या है ये। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हर ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से? वो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के मासेस के। जो पहला ऑब्जेक्ट का मास है और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है, बीच ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको लिखते कैसे हैं वो बताता हूँ मैं आपको, और आपको क्लैरिटी आएगी। पहले इसको नोट कर लो। ये देखेंगे हम, ये इसको लिखने का तरीका है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये मासेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पहला मास है m1, पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। तो ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये d आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इसका मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका d। तो जो फोर्स लगेगी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो कितनी होगी, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, और दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उनका डिस्टेंस होगा उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, तो इतनी फोर्स लगेगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इनके मासेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिस्टेंस होगा उससे स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। तो जो फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। ठीक है, तो डायरेक्टली और इन्वर्सली में आप ये भी समझते होगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेशन कैसे चलता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। अगर मैं मासेस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन उल्टा चलता है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, उल्टा रिलेशन चलेगा। तो इसका मतलब अगर हम मासेस को, मैं कहता हूँ अगर मासेस को हम बढ़ाते हैं, कुछ भी अगर मासेस को डबल करते हैं, मैं कहता हूँ ये मास भी डबल कर दिया, ये मास भी डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। सिंपल है, ये अगर m की जगह 2m हो जाएगा, ये भी 2m हो जाएगा, दोनों 2m हो जाएंगे, डबल हो गए ना, तो कितना आ जाएगा 4m, 4m1m2 हो जाएगा ये। तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स हो जाएगी आपकी 4 टाइम्स, 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर एक मास बढ़ाओगे, मान लो हमने m1 वाला मास डबल कर दिया और m2 को कुछ भी नहीं किया, m2 सेम है, तो फोर्स कितनी बढ़ जाएगी, फोर्स आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि पहला मास आपका डबल हो गया है, दूसरा मास सेम है, तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। तो जितना मासेस को बढ़ाओगे फोर्स उतनी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं कहता हूँ m1 को 3 टाइम्स कर दिया, m2 को भी 3 टाइम्स कर दिया, तो 3 × 3 9, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल।
उसी तरीके से डिस्टेंस में उल्टा रिलेशन चलेगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, खुद ही देखो। आप डी के जगह अगर आप 2d डाल देते हो वैल्यू, मतलब ट्वाइस कर देते हो डी को, तो 2d हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी करना है, फिर डी स्क्वायर है ना, तो 2d का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4d स्क्वायर, है ना। 4d स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कैसे, फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डिस्टेंस का स्क्वायर के, तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ क्या होगा आपका 1/d स्क्वायर। फोर्स हो गई आपकी 1/d स्क्वायर, ये F1 ले लिया इसको, ये पहली फोर्स है इनिशियल। अब आपको बताना है अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये हम इसको बोल देंगे, वो जो हम दूसरी फोर्स निकाल रहे हैं वो F2 है, ठीक है। ये हमारा पहला है F1, और जो हम इसको डबल करने के बाद जो फोर्स निकालेंगे उसको बोल रहे हैं हम F2। तो डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, तो डी की जगह क्या पुट कर दिया, 2d, तो 2d होल स्क्वायर हो गया, तो कितना आंसर आ गया इसका 1/4d स्क्वायर। और 1/4 4 को आपने अलग किया, तो ये 1/d स्क्वायर जो है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये आपका 1/d स्क्वायर क्या था, F1। तो यहाँ पे मैंने 1/d स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, F1। तो जो आपकी F2 निकल के आई वो क्या आई बेसिकली, F2 जो आपका आंसर आया इसमें फाइनली, वो क्या आया 1/4 F1। मतलब जो आपकी नई फोर्स आएगी वो पुरानी फोर्स, ये जो आपका नया F2 आया ये पुराने का कितना 1/4 है, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी आपकी फोर्स। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी आपकी 1/4 कम हो रही है। अगर मैंने बताया था ना, डी को अगर बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो डी डबल करा तो फोर्स कितनी होगी 1/4। इसी तरह अगर इसको ट्रिपल कर देंगे, अगर यहाँ 3d पुट कर देंगे तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 1/9d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9 F1। तो फोर्स कितनी आ जाएगी 1/9 टाइम्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप डी को बढ़ाओगे, या बढ़ा तो यहाँ रही थी हम, अगर डी को आप घटाओगे तो फोर्स क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। जिस तरीके से, जैसे मान लो अगर आप डी को हाफ़ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ डी को अपने डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो आधा करके वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे फोर्स कितनी आएगी। इस केस में देखो, अगर अगर हम डी को क्या कर रहे हैं, हाफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका F1 आपका है 1/d स्क्वायर। आपको नई फोर्स निकालनी है और डी डिस्टेंस को क्या करना है, आधा, तो डिस्टेंस आपने कर दिया हाफ, डी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, हाफ डी 1/2d, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4d स्क्वायर। तो ये आपका 1/1 हो गया, तो ये 4 आपका चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 4/d स्क्वायर। तो 1/d स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी F1, तो ये आंसर आ गया 4F1। इसका मतलब आपका जो F2 आया वो कितना आया 4F1, ठीक है। तो अगर आपका डिस्टेंस आधा होगा तो फोर्स आपकी नई कितनी आएगी, 4 टाइम्स आएगी पुरानी फोर्स की। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर डिस्टेंस को घटा रहे हैं तो फोर्स आपकी देखो बढ़ रही है, 4 टाइम्स हो गई। ऊपर डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे हम तो फोर्स आपकी कम हो जा रही थी, 1/4 टाइम्स हो जा रही थी, ठीक है। इसी तरीके से 1/2 का इसको 1/3 भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में बोला गया हो कि इसको 1/3 कर दो, तो 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/9 आएगा, फिर 9 ऊपर चला जाएगा तो 9F1 आंसर आ जाएगा। तो F2 जो आपका नई फोर्स आएगी वो कितनी आएगी 9F1, 9 टाइम्स आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये रिलेशन होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के। तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी ये आप मैंने बता दिया आपको, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2/d स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब होता है उसको हम हटाते हैं, वहाँ इक्वल टू का साइन लेते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो G आएगा, और इस G की वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये कैलकुलेट करके आइए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, और जी की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, और जी की वैल्यू आपको ये याद भी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स में। अगर जी की वैल्यू नहीं दी होगी तो आप खुद से पुट करोगे, न्यूमेरिकल्स में ये इस पर न्यूमेरिकल्स आता है तो उसमें आपको जी की वैल्यू पुट करनी होती है, तो इसको याद कर लेना। और ये एक एग्जांपल है इसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ अप्लाई होता है। ये न्यूटन ने दिया था, इसमें है अगर एक एप्पल मान लो ट्री से नीचे गिरता है तो
एप्पल नीचे गिरता है तो अर्थ की तरफ आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है ऊपर से गिर के। तो मैंने बताया था अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है कि एफ जो होता है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसमें ये होता था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये m1 है ये m2 है, दोनों फोर्स लगाएंगे तो ये मास m1 ये m2। तो इसमें एक मान लो एक एप्पल है और एक अर्थ है, तो अर्थ भी एप्पल को खींचेगी और एप्पल भी अर्थ को खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो अगर दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो एप्पल अर्थ पे क्यों गिर रहा है, अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं चली जाती, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। जब दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं एक फोर्स से, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा मास के ऊपर, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन कम होगी, होगी ना। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहाँ से, F अपॉन m। बताता हूँ आपको, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पर अगर मास ज़्यादा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो मास किसका ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ की एक्सेलरेशन क्या होगी, कम, ठीक है। और एप्पल का मास कम है तो एप्पल की एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा एक्सेलरेशन एप्पल की होगी, इसलिए एप्पल मूव करके आएगा अर्थ की तरफ, ना कि अर्थ मूव करके जाएगी एप्पल की तरफ। तो यहाँ पे जिसका भी मास ज़्यादा होता है वो मूव नहीं करता, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है, इसको नोट करो, ये भी एग्जाम्पल में आता है और इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हो, मान लो आप एक स्टोन को थ्रेड में बांध के और उसको घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो जब गोल गोल घुमाओगे तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो वो जो आप उसको घुमा रहे हो और वो सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह क्या है, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। जो वो सर्कुलर मोशन होगा उसका जो सर्कल का सेंटर होगा वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। तो आप कभी भी देखना स्टोन को जब टाई करके थ्रेड में और आप घुमाओगे तो स्टोन सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और जैसे ही अगर वो स्टोन पत्थर उसमें से टूट गया, थ्रेड में से, धागे में से टूट जाएगा, तो वो हमेशा वो सर्कुलर में नहीं घूमेगा, टूटते ही वो क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो वो जो सर्कल में घूम रहा था वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा था, और अगर वो फोर्स हट गई तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा। तो ये फोर्स क्या होती है, दैट द फोर्स दैट कॉजेज द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी जो फोर्स एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में मदद करती है घूमने के लिए और हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, और मून अर्थ के चारों तरफ इसीलिए घूमता है क्योंकि ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, मान लो सन है या अर्थ है, और अर्थ और मून है, तो इनके बीच में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि मैंने बताया था दो मासेस है m1 m2। तो एक मास आपका अर्थ हो, m1 मान लो अर्थ हो गया, m2 आपका मून हो गया, तो इन दोनों के बीच में भी तो फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, वही g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दोनों के मासेस का मल्टीपल अपॉन में दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो मोशन होता है सर्कुलर में, ये बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंस। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ काम आता है, तो ये हमें सबसे पहला पॉइंट है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये फोर्स की वजह से हम अर्थ पे चिपके रहते हैं, मतलब हम अर्थ से उड़ते नहीं है। जैसे मून पे केस होता है, मून पे आप सिंपली चल नहीं सकते ऐसे, मून पे ग्रेविटी कम है, तो वहाँ पे जो इंसान जाता है तो वो उड़ते उड़ता रहता है, मतलब वहाँ पे आप अर्थ की तरह चल नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा जंप लोगे तो आप हल्का सा जंप लेके उड़ने लग जाओगे। अर्थ पे तो क्या, आपने जंप ली तो अर्थ आपको वापस खींच लेता है, आप नीचे ही गिरते हो। तो ये जो फोर्स है ये हमें अर्थ से चिपका के रखती है,
अगर अर्थ में ग्रेविटी ना हो तो हम अर्थ पे भी मून की तरह इंसान उड़ने लगेगा, और सब भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे वो सारे उड़ने लग जाएंगे। दूसरा, द मोस्ट जो मैंने आपको भी बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स में जो था, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड मून घूमता है वो भी बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो वही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। दूसरा, जो प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है। और तीसरा, चौथा पॉइंट है, द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, जो टाइड्स आती हैं सी में, जो टाइड्स आती हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से आती हैं। कैसे? जब फुल मून डे होता है तो उस दिन क्या होता है, मून क्या करता है, टाइड जो आपका सी का वाटर है उसको पुल करता है। मून वहाँ से इतनी दूर से सी के वाटर को खींचता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो जो उसकी लहरें हैं वो ऊपर तक उठती हैं, लेकिन इतना ऊपर तो नहीं उठ सकती कि वो मून पे चली जाए। तो वो उसको खींचता है और फिर वो काफ़ी ऊपर तक उठती हैं और फिर नीचे गिर जाती हैं, तो जिसको हम बोलते हैं टाइड्स। तो ये हाई टाइड्स आती हैं कई बार, तो बहुत दूर दूर तक ये टाइड्स गिरती हैं जाके। तो जो सी के आसपास के एरिया वहाँ भी वो पानी जाके गिर जाता है, क्योंकि ये लहरें काफ़ी दूर दूर तक उठती हैं और गिरती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मून खींचता है उसको। ठीक है, ये नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल क्या होता है? देखो, जब आप अर्थ की ग्रेविटी के अंदर कोई भी चीज़ आके गिरेगी ना, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। मतलब कोई और फोर्स उस पर काम ना कर रही हो, कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर ले जाके और ऊपर से छोड़ दो, मतलब प्लेन में ले जाके या ऊपर छत पे ले जाकर आपने कोई चीज़ छोड़ दी, तो वो जब अर्थ पे गिरेगी उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री फॉल, क्योंकि उसमें सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी ही उसके ऊपर लग रही होगी जो उसको नीचे खींच रही होगी, और कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा होगा। तो कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है अंडर द अर्थ ग्रेविटी, उसको कहते हैं हम फ्री फॉल। ठीक है, तो इसको नोट करें, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ द ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन फ्री फॉल। ठीक है, और फ्री फॉल में होता क्या है बेसिकली, फ्री फॉल में जो वेलोसिटी होती है ना आपकी वो बढ़ती रहती है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, हमने मोशन में पढ़ा था। ये फ्री फॉल जो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसमें हर एक पॉइंट के बाद आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जिस स्पीड से एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा वो नीचे आते 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 उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जितना ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है वो उतनी तेज़ उसका डिस्ट्रॉय होता है वो। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से कोई चीज़ को फेंको और 10th फ्लोर से फेंको तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट फ्लोर से उतना डैमेज नहीं होगा गिरने पर जितना 10th फ्लोर से हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी, और 10th फ्लोर से आते आते उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होती जाएगी हर एक पॉइंट पे, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, कि जो वेलोसिटी में चेंज आता रहता है कंटिन्यूस, और इसको ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है कि हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ध्यान रख लेना कि फ्री फॉल के केस में वेलोसिटी में हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स्ड होती है अर्थ की, ये अर्थ की आपकी ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप नोट करें। इसके बाद ही आपकी जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करते हो। देखो, हमने पढ़ा था फोर्स जो होता है m/a, यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे g, क्योंकि एक्सेलरेशन जब होती है हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में, वहाँ पे हम बोलते हैं a, और ये जो वर्टिकल मोशन है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखा जाता है, g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो उसको g से रिप्लेस कर देते हैं a को। तो f होता था हमारा m/a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m/g, और हमने ये एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, f क्या होता है, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये कैपिटल M और स्मॉल m लिख दिया है m1 m2 की जगह। ये एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, तो दोनों क्या है, f हैं, दोनों फोर्स हैं, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो mg किसके इक्वल आएगा, mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से आपका स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू आपकी आएगी
कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये आपका जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या बना, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो जी तो आपको पता ही है ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, एम आपका मास हो गया एक ऑब्जेक्ट का, और डी हो गया उनके बीच का जो डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये तो बात रही जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है। और अगर आप अर्थ की बात करते हो खाली, या कोई मून की बात करते हो खाली, अगर आप उसके ऊपर ही हो, मान लो हम अर्थ के ऊपर, हम अर्थ के ऊपर है, तो हम अपने से और अर्थ के बीच का वो देखेंगे, फोर्स देखेंगे, तो वहाँ पर आप डी नहीं लोगे, वहाँ पर डी की जगह लोगे आर, क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में डिस्टेंस तो कुछ हुआ ही नहीं ना, हम तो अर्थ के ऊपर ही हैं, सरफेस पर ही हैं। तो वहाँ पे डी को रिप्लेस किया जाता है आर से। तो फॉर्मूला बन जाता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर होता है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, या रेडियस ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर अर्थ पे हो तो अर्थ, और अगर आप मून की बात करते हो तो मून का रेडियस। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप हो प्रेजेंट, जिसके सरफेस पे, उसका रेडियस लिया जाता है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स दूर दूर नहीं हैं तो। ठीक है, अगर दूर दूर है तो फिर डिस्टेंस को डी लेंगे, और अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है तो वहाँ पर रेडियस लिया जाएगा बड़े वाले ऑब्जेक्ट का, उसको बोलेंगे आर। ठीक, इसको नोट करें। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। ये तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है जब वो फ्री फॉल पे होता है, तो उसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेलरेशन है ये इंडिपेंडेंट है मास का, मतलब एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये, अगर आप बड़ा ऑब्जेक्ट फेंको या ऊपर से या छोटा, एक, ठीक है, एक बहुत बड़ा पीस फेंको, एक छोटा सा स्टोन ले लो आप, मान लो एक बहुत छोटा सा पत्थर आपने लिया और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, एक बड़ा पत्थर लिया, ऊपर से दोनों को फेंकोगे, नीचे से दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता मास पे। तो मास चाहे कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट हो, जब उसको एक ही पॉइंट पे एक साथ फेंका जाएगा तो दोनों सेम टाइम पर नीचे आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मास एंड वेट। देखो, मास एंड वेट में डिफरेंस होता है। बेसिकली हम मास और वेट को एक ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन मास और वेट अलग अलग होता है फिज़िक्स के टर्म्स में। मास क्या होता है? जो भी मैटर होता है बॉडी के अंदर, उसको मास कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में आपके हाथ हैं, पैर है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका एक मास होगा। मास मतलब वो जितना आपकी बॉडी में मैटर है, जो आपके अंदर जितना भी मैटर है, मास है, जो भी आपके बोन्स का वेट है, टिश्यूज़ का वेट है, जितना भी ऑर्गन्स का वेट है, सारा मिला के वो मास बनेगा आपका। ठीक है, और वेट किसको कहते हैं? वेट उसको कहते हैं जो हम अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एफ हमने पढ़ा ना, एफ इजिकल टू एम इंटू जी। तो एफ इजिकल टू एम इंटू जी जो होता है वो आपका वेट होता है। ठीक है, वो फोर्स जो आप अर्थ के ऊपर लगा रहे हो उसको हम बोलते हैं वेट। अगर आप मून पे चले जाओगे तो मून पे जो आप फोर्स लगा रहे होगे वो उसको बोलोगे आप अपना वेट। ठीक है, और वेट किस पे डिपेंड करेगा? वेट हमेशा डिपेंड करेगा जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्योंकि वेट मैंने बताया ना एम इंटू जी होता है, तो जी पे डिपेंड करेगा वेट। अगर आपका जी अर्थ पे अलग होता है और मून पे अलग होता है, अगर तो जी की वैल्यू हमारी अर्थ पे कितनी है? 9.8 है। मून पे कम होती है, मून पे 1/6 होती है अर्थ की। तो वेट आपका हमेशा डिपेंड करेगा जी पर। अगर जी ज़्यादा है आपका तो वेट ज़्यादा होगा, और जी कम है तो वेट कम होगा। तो इसका मैं डिफरेंस नोट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लो साथ साथ। जिसका डिफरेंस है मास एंड वेट का, इसको आप नोट कर लो। ये जो मैंने बताया वही है। देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वेट जो आपका डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे मैंने बताया, अर्थ पे अलग वेट होगा क्योंकि वो जी पे डिपेंड करता है, और मून पे अलग वेट होगा क्योंकि दोनों में जी की वैल्यू अलग है। और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मैटर है उसका कुछ तो मास होगा ही, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता ना, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा रहेगा, लेकिन वेट ज़ीरो हो सकता है। वेट ज़ीरो कब हो जाएगा? जब आपका जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। वेट होता है एम इंटू जी। अगर आप जी को ज़ीरो पुट कर दोगे, अगर मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी पॉइंट पर ज़ीरो हो गई, तो वेट भी आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे ज़ीरो आएगा। ठीक है, वेट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी का
वेट ज़ीरो हो गया। वेट मतलब यहाँ पे समझ रहे हो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर जी की वैल्यू कहीं पे ज़ीरो हो जाएगी जिस प्लेस पे, तो वेट आपका वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन मास आपका ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। जो मास की यूनिट है वो केजी होती है, और वेट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि वेट हमारा एम इंटू जी होता है, और एम इंटू जी फोर्स भी होता है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। उसी तरह वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। मास एंड वेट में डिफरेंस पूछा जाता है, दोनों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। यहाँ तक कि आप नोट्स बनाएं, इसको प्रॉपरली स्टडी करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको और आगे का टॉपिक। तब तक के लिए आप अपना नोट्स बना के तैयार रखिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।